नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, केरवाल छे। मैं सीए राहुल अग्रवाल, वेलकम यू ऑल टू ए न्यू वीडियो जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर सीए इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही प्यारा सा चैप्टर सैलरी। सैलरी वैसे भी सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें याद करने की चीज़ें ज़्यादा है और समझने के लिए कम है। तो ये जो नोट्स है ये 9 पेजेज़ में है और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसका लिंक मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा ये जो वीडियो है ये मई 25, सितंबर 25 एंड जैन 26 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। फुल्ली अमेंडेड वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए 1.5 डेज़ के लिए प्यारे-प्यारे से नोट्स अवेलेबल है। इस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करने से पहले मैं 2 बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग अलाउंसेस पढ़ने वाले हैं या जो भी परक्विजिट्स पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग ओल्ड रेज़्यूम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो कि जब भी मैं एक आप लोगों को समझा रहा हूँ या रिवाइज़ करवा रहा हूँ, तो आपके मन में कोई डाउट आना चाहिए कि ये न्यू में मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके लिए मैंने लास्ट में एक लिस्ट बना दिया है 4-5 अलाउंसेस से जो नहीं मिलता है न्यू में, वो मैंने लास्ट में लिस्ट बना दिया है, बस आपको वह देख लेना है। सेकंड रूल है इस पूरी वीडियो को देखने का कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग सैलरी का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो इस कारण से कभी भी आपको बीच में ऐसे रुक के सोचना नहीं है कि सैलरी का डेफिनेशन क्या होगा। सब जगह एक ही है, थोड़ा-सा आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में और ग्रेच्युटी के केस में थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो इस कारण से मैं जो हूँ उसको अलग से मैंने कवर किया है, एक अलग सा नोट बना के, तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तो आपको बीच में डाउट डाउट नहीं करना है। जनरली पूरे सैलरी चैप्टर में सैलरी का डेफिनेशन बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड प्लस कमीशन व्हिच इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टर्नओवर उसके बेसिस पे है। तो इसलिए सैलरी चैप्टर में सैलरी का डेफिनेशन ही यही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, तो आ जाओ इस तरफ। पहला हम लोग बोल रहे हैं कि हर एक इनकम किसी न किसी सेक्शन के अकॉर्डिंग चार्ज होता है, तो सैलरी भी सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। तो सैलरी कब चार्जेबल होगा, कब उस पे टैक्स की बात करेंगे, व्हेनेवर व्हेनेवर देयर इज़ अ ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, मतलब सैलरी या तो ड्यू हो जाए या तो रिसीट हो जाए, व्हिचएवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा हम लोग जो है सैलरी इनकम ऑफर कर देंगे। मैंने क्या बोला, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज़ अर्लियर। मतलब कोविड का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे आपको मार्च 20 का सैलरी नहीं मिला, लेकिन वो ड्यू तो हो गया था ना, तो वो आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा उसी साल। रिसीट बेसिस कहने का मतलब है जो पैसा आपको मिल गया भले वो ड्यू नहीं हुआ हो, तो वो आपको टैक्स उसी साल पे करना पड़ेगा। एडवांस सैलरी सबसे परफेक्ट एग्जांपल है इसका। ड्यू बेसिस में अर्लियर सैलरी भी एक एग्जांपल है। कभी-कभी कंपनीज़ लोग क्या करती है, आपको रेट्रोस्पेक्टिव से जो है आपका इंक्रीमेंट करके चलती है। तो वो सैलरी उस साल का है लेकिन मिल रहा है इस साल। तो इस कारण से अब उस साल में जाके आप टैक्स तो पे कर नहीं पाओगे, आपको इस साल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए अलग से सेक्शन 89 का रिलीफ है, वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अब हम लोग जो है सैलरी का चार्जेबिलिटी हम लोग समझ लिए, ऐसा उतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, इससे कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं एग्जाम में, बस समझने के लिए हमने समझ लिया। सैलरी हेड में मैं बता दूँ, सैलरी हेड में हम लोग पहले थोड़ा-सा अलाउंसेस को देख लेंगे, फिर हम लोग थोड़ा-सा परक्विजिट्स को भी देख लेंगे, हम लोग प्रोविडेंट फंड को देख के चलेंगे और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है जो जिसको भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे तो अपना काम बन जाएगा। अगर इस पूरे चैप्टर में आपको कंट्रोल चाहिए, आपको अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस का, तभी जाके इस पूरे चैप्टर में कंट्रोल आएगा। सिर्फ रिवीजन वीडियो को सुन लेने से नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें सम्स अच्छे-अच्छे बन सकते हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कहने का मतलब होता है जो बेसिक पे है, मतलब इतना तो आपको मिलता ही है, वो ऑलवेज टैक्सेबल होगा। सेकंड आता है हम लोग का अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है, जब भी कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिलता है इन इंस्टीड ऑफ कोई फैसिलिटी, मतलब कोई फैसिलिटी हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बिहाफ में हमको क्या मिल रहा है, उसका मॉनेटरी कंपनसेशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उसी को हम लोग अलाउंसेस बोल के चलते हैं। समझ में आई बात मेरी? हम लोग अलाउंसेस किसको बोलेंगे? अलाउंसेस उसको बोल के चलते हैं जब कोई मॉनेटरी पेमेंट आपको मिल रहा होता है, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही होती है, उसी को हम लोग अलाउंसेस बोल के चलते हैं। इनकम टैक्स में या तो अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होगा या तो अलाउंसेस
या तो अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होगा या तो वो पार्टली टैक्सेबल होगा। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस का यहाँ पे लिस्ट है। फिर अलाउंसेस कुछ ऐसे हैं, अगर आप ऑफिस एक्सपेंडिचर करने के लिए कर रहे हो तो वो अलाउंसेस जो है आपको एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एंड देन वी हैव पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। अब बात को समझो, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में यहाँ पे आपको अराउंड 8 नेम्स है, अराउंड 8 नेम्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो 8 नेम्स को मैंने यहाँ पे रेड में कर दिया है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको याद करवाते हैं आपको। आप समझो आप सीए बन गए, सीए इंटर के बाद आप सीए फाइनल दिए और आप सीए बन गए। सीए बनने के बाद आप जो है अपना सिटी चेंज करके आप आ गए बैंगलोर। तो आपको बैंगलोर आने के लिए क्या मिलेगा? सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। बैंगलोर तो आ गए, लेकिन आपको जो है वहाँ पे आप घर पहुँच गए। अब घर से आपको ऑफ़िस जाना है, तो आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट, तो आपको मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। आप काम कर रहे थे, काम करते-करते आपको लग गया भूख, आपको पेट में लग गया भूख, चूहे दौड़ने लग गए, तो आपको चाहिए लंच। तो हम लोग को लंच अलाउंसेस या टिफ़िन अलाउंस वो हम लोग को मिल के चलेगा। आ गए आप ऐसी जगह जहाँ पे 90 आवर्स अ वीक काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको मिल रहा था ओवरटाइम अलाउंसेस। ओवरटाइम आपने इतना कर लिया कि आपको अब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको अब मिलेगा मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस जब आपको मिल गया, मेडिकल अलाउंसेस जब आपको मिल गया, आपको समझ में आया कि खाना-पीना बाहर का चलेगा नहीं, आपको एक चाहिए सर्वेंट, तो आपको यहाँ पे मिल गया सर्वेंट अलाउंसेस। तो मैंने 6 पॉइंट पहले आपको याद करवाया, पहले आप यहाँ पे देखो। आपको क्या मिला? सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस, टिफ़िन अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ओवरटाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एंड सर्वेंट अलाउंस। 2 पॉइंट हम लोग के हैं, एक डियरनेस अलाउंस और एक एंटरटेनमेंट अलाउंस। इतने बड़े शहर में जाओगे तो वहाँ पे महँगाई ज़्यादा है, तो आपको मिल जाएगा डियरनेस अलाउंसेस। और क्योंकि आप सैटरडे संडे कुछ तो एंटरटेनमेंट करोगे, अनटिल एंड अनलेस आप 90 आवर्स वाले कंपनी में नहीं जा रहे हो, तो आपको मिल जाएगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो इस सीक्वेंस में अगर आप याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आई होप सो आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस अगर आपको समझ में आ गया हो, उसके बाद भैया आप तो ये 4 अलाउंसेस छोड़ के भाग रहे हो। मैं छोड़ के नहीं भाग रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये आप नाम याद रखो, नहीं रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्ज़ाम में इतना अंदर में नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस पासिंग रेट कम करना हो, ऐसे ही सुन ना ले। चलो, अब आ जाते हैं अलाउंसेस टू मीट द ऑफ़िस एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो आपको ऑफ़िस के खर्चे के लिए मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका जॉब लग गया किसी हॉस्पिटल में, है ना? लेट अस सपोज़ लुपिन एक डायग्नोस्टिक कंपनी है, वहाँ पे आपका जॉब लग गया, वहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिफ़ॉर्म है, यूनिफ़ॉर्म अलाउंसेस है। फॉर टेक एन एग्जाम्पल, आपको वहाँ पे बहुत दूर में है वो कंपनी, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेगा। फैक्ट्री लोकेशन पे आ गया, आप चले गए वेदांता ज्वाइन कर लिया आपने, वेदांता का फैक्ट्री आप जाओगे ना, एकदम गाँव में है, राजस्थान से भी गाँव के अंदर है, चित्तौड़गढ़ में है। तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे डेली अलाउंसेस, वहाँ पे हर दिन का खर्चा। अगर आप किसी मेडिकल कंपनी में चले गए तो वहाँ पे आपको रिसर्च करने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा रिसर्च अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस। तो ये कुछ अलाउंसेस है, अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो और कंपनी आपको रिइम्बर्स करके चलती है, कंपनी अगर आपको रिइम्बर्स करके चलती है, उस केस में ये 6 अलाउंसेस आपको अलाउड हो जाएँगे। ये 6 अलाउंसेस आपको अलाउड हो जाएँगे अगर रिइम्बर्समेंट हो रहा है तो। बातें समझ में आती है? मैंने क्या बोला? ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, उसके बाद यूनिफ़ॉर्म अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंस एंड रिसर्च अलाउंस। ये कुछ अलाउंसेस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे नाम। देखो पहला तो मैंने याद करवाया, सेकंड आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इतना भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ध्यान आपकी स्क्रीन आपको मेरे स्क्रीन पे होना चाहिए, ना कि फ़ोन पे। ध्यान एकदम स्क्रीन पे होना चाहिए। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस वैसे अलाउंसेस होते हैं जहाँ पे इनकम टैक्स ने इतना लिमिट दे के रखा है, इसके ऊपर जाओगे तो उतना एक्स्ट्रा पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। इतना लिमिट दे के रखा है, इतना तक लो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। पहला अलाउंसेस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलाउंस, दैट इज़ एचआरए। दैट इज़ एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? मतलब कि आपके पास घर नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशन आपको रहने के लिए आपको रेंट दे रही है। तो इसमें एग्ज़म्पशन
जो होता है लोअर ऑफ द थ्री। पहला होता है कितना अमाउंट आपको मिला, कितना आपने रेंट पेड कर दिया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर 40% और 50% ऑफ सैलरी। बहुत सारे बच्चों के पेट में गुदगुदी हो रहा होगा, सैलरी का डेफिनेशन बता दीजिए। नहीं बताऊंगा, एंड में बता दूंगा, सारा लिस्ट मैंने एक जगह करके रखा है। तो क्या क्या होता है, तीन लिस्ट है। एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40% या 50% ऑफ सैलरी। 40% नॉन मेट्रो, 50% में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। लिस्ट आपको नाम याद हुआ, आपको तीनों लिमिट याद हुए कि आप बिना देखे बोल पाओगे क्या, आप बिना देखे बोल पाओगे क्या? अगर बोल पाओगे तो यहाँ पे देखो, पहला देखो, पहला मैंने क्या बोला, कितना आपको मिल रहा है। सेकंड मैंने बोला कितना रेंट आपको मिला, उसमें से आप क्या लेस करोगे, 10% ऑफ सैलरी। ऐसे ही रिवाइज किया जाता है, कम टाइम में रिवाइज करना है, एक बार में पास होना है, ऐसे रिवाइज किया जाता है। कभी भी पूरा लिखा नहीं जाता है, टाइम नहीं मिलेगा आपके पास। या फिर 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी, 40% या 50% ऑफ सैलरी। 50% मेट्रो सिटी दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और बैंगलोर, 40% अदर्स। इसमें से जो भी लोअर हो जाएगा उतना का आपको एचआरए का डिडक्शन मिलके चलेगा, आपको इतना का एचआरए का डिडक्शन मिलके चलेगा। उसके बाद आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस बच्चों को पढ़ाने के लिए 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, एंड हॉस्टल अलाउंसेस 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। रहने का खर्चा ज़्यादा है पढ़ाई से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो बच्चों ब्लाइंड है, मतलब अंधे हैं या बहरे हैं या गूंगे हैं, उनके लिए 3200 पर मंथ का है, 3200 पर मंथ का है। हम लोग जो है उन लोग को डिडक्शन देकर चलते हैं, मतलब एग्जेम्पशन देके चलते हैं, डिडक्शन नहीं एग्जेम्पशन हम लोग यहाँ पे बोल के चलेंगे। उसके बाद ये जो है चार नाम है, कंपनसेटरी फील्ड एरिया, कंपनसेटरी नोटिफाइड फील्ड एरिया, अंडरग्राउंड, हाई एल्टीट्यूड, इररेलेवेंट एग्जाम के लिए। आप ये चार भी याद करके चलोगे, आपका काम बन जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये तीन अलाउंसेस न्यू में नहीं मिलता है। सर आपने तो नियम तोड़ दिया, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे करोगे तो, ऐसे चीटिंग करोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। बता दिया ना एक बार, बाद में हल्का रहेगा ना मेरे गुरुदेव, है कि नहीं। चलो, हाउस रेंट अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, ये तीन तो आपको न्यू में नहीं मिलता है। ये मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में था इसलिए बता दिया, आगे से मैं भी नियम का पालन करूंगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान के बारे में। रिटायरमेंट बेनिफिट, जॉब करते करते आप रिटायर भी होते हैं। 60 ईयर्स का जब सट्टा होता है ना, उससे पहले पहले आपको रिटायर करना होता है। तो रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ता है, रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। तो हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट, सब लोग जानते होंगे, पेंशन। महीना महीना सबको जानते हैं, महीना महीना मिलता है क्या, पेंशन, जिससे कोई नहीं होगा टेंशन। तो टेंशन लो, टेंशन मुक्त रहो। तो मैं बताता हूँ, अगर आपको मंथली पेंशन मिल रहा है, महीना महीना बैठ के खा रहे हो, देखो पेंशन हमेशा आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है, यह हमेशा आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा, आपको पहले कभी नहीं मिल के चल सकता है। तो अगर मंथली पेंशन है, महीना महीना पेंशन मिल रहा है, बैठे बैठे खाओगे तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी चैप्टर में थर्ड नियम हम इंट्रोड्यूस यहाँ पे ये कर रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बाबू समझना है। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बाबू समझना है, उसके लिए अलग से एग्जेम्पशन है, और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए अलग से टैक्सेबिलिटी है। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग से एग्जेम्पशन है, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉय है उनके लिए टैक्सेबिलिटी अलग से है। तो यहाँ पे बाबू लोग के लिए अलग से, काम तो वैसे भी कुछ करना नहीं है और यहाँ पे टैक्स भी कुछ देना नहीं है, चलता उन्हीं का है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले क्या बोला मैंने, मंथली पेंशन अगर आपको मिल रहा है, बैठे बैठे खा रहे हो, तो फुल्ली टैक्सेबल। ऐसे याद रहता है, मंथली पेंशन मतलब नो टेंशन, मतलब क्या, बैठे बैठे खाएंगे, बैठे बैठे खाओगे तो बैठे बैठे टैक्स भी पे कर दो। कम्यूटेड पेंशन क्या होता है, देखो क्या होता है, पेंशन में एक फंड जाते रहता है, एक अमाउंट जाते रहता है। मान लेते 100 रुपया है, अब आप बोल रहे हो मेरा 40% जो है मुझे कम्यूट करवा दो, मुझे एक बार में दे दो, मुझे एक बार में दे दो। अगर आप एक बार में पैसा लोगे उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन, कम्यूट करवा लेना अगर आपको जरूरत पड़ता है तो उस पैसे की। तो अगर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर सरकारी बाबू है तो एग्जेम्पशन पूरा मिलेगा, अगर सरकारी बाबू है तो एग्जेम्पशन पूरा मिलेगा। लेकिन अदर एम्प्लॉयज है, मतलब एल एन टी वाले, हम लोग एल एन टी वाले, हम लोग 90 आवर्स वाले बंदे हैं। अगर आप 90 आवर्स वाले हैं तो अब यहाँ पे बाइफरकेशन आता है कि आपको ग्रेच्युटी मिला है या ग्रेच्युटी नहीं मिला है? पेंशन में ग्रेच्युटी घुसा दी है, अब फिर ग्रेच्युटी में क्या पेंशन भी डालोगे क्या? ऐसा नहीं है। देखो बात को समझो, क्यों अदर एम्प्लॉयज में ग्रेच्युटी और नो ग्रेच्युटी का वैसे बाइफरकेशन किया गया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 2 मिनट लगेगा, तब तक तुम वीडियो को लाइक कर दो, मैं बता रहा हूँ। आ जाओ यहाँ पे,
देखो, ग्रेच्युटी क्या होता है? ग्रेच्युटी ये होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत लॉयल हैं। ग्रेच्युटी मतलब लॉयल्टी बोनस। ग्रेच्युटी मतलब लॉयल्टी बोनस। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने लॉयल हो, उसका आपको पैसा मिलता है लॉयल्टी। उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेच्युटी। एकदम सिंपल भाषा में, देसी भाषा में मैं बात करके चलूँगा। अब आ जाओ, एक सर्टेन फंड है। लेट अस सपोज आपने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया कि 100 रुपया मुझे चाहिए रिटायरमेंट पे। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा पैसा आप ग्रेच्युटी में डाल दिया, थोड़ा सा पैसा आप पेंशन में डाल दिया। तो पेंशन में भी आप एग्जेम्पशन कुछ क्लेम करोगे इनकम टैक्स में, ग्रेच्युटी में भी क्लेम करोगे। तो दो जगह क्लेम करोगे तो एग्जेम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। एक था बंदा वो, एक सेकंड था बंदा हम, जिसको कुछ आता नहीं है। वो क्या किया, पूरा का पूरा पैसा पेंशन में डाल दिया। तो ग्रेच्युटी में आपने कुछ डाला ही नहीं। अगर पेंशन में पूरा पैसा डाल देंगे, ग्रेच्युटी में कुछ डाले नहीं है, तो ग्रेच्युटी में एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे नहीं। अगर ग्रेच्युटी में एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट पेंशन वाले को, जो सिर्फ पेंशन में है, जो ग्रेच्युटी में कुछ क्लेम नहीं किया है, उसको तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, तो इसलिए उसको एग्जेम्पशन ज़्यादा देगा। इसलिए यहाँ पे बाइफरकेशन किया गया है कि आपको ग्रेच्युटी मिला था या नहीं मिला था। मिला था तो वन थर्ड मतलब 33%, 33% ऑफ कम्प्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय कम्प्यूटेशन परसेंटेज। और ग्रेच्युटी नहीं मिला है हमें, हम तो सिर्फ पेंशन वाला बंदा है भैया, हम तो सिर्फ पेंशन वाला बंदा है। हम सिर्फ पेंशन वाला बंदा है तो 50% आपको मिलेगा। समझ में आती है बात आपको? 33% कब मिलेगा और 50% कब मिलेगा, याद करने का तरीका है एकदम। अपने दोस्तों को बता देना, ऐसे याद किया जाता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कम्प्यूटेड पेंशन हुआ कि एक बार में मुझे मिल रहा है, सरकारी एम्प्लॉय एग्जेम्पशन हो जाएगा। को अगर प्राइवेट एम्प्लॉय दो है, ग्रेच्युटी मिल रहा है तो 33% का एग्जेम्पशन है। अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो 50% ज़्यादा मिलेगा। 1/3 एंड 1/2 याद रहेगा आप लोगों को? चलो, मैंने आपको इतना टिप्स और ट्रिक्स इसलिए बताया है ना, क्योंकि आने वाले 2 टॉपिक में ना टिप्स और ट्रिक्स काम कम करने वाले हैं। तो थोड़ा वहाँ पे तो याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सॉरी, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, चलो। अब आता है भैया ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होता है? ग्रेच्युटी मतलब होता है लॉयल एम्प्लॉय। एकदम सिंपल सा बात भैया, ग्रेच्युटी मतलब लॉयल्टी। आप 5 ईयर्स काम करते हो, ठीक है, तो आपको ग्रेच्युटी मिलता है। बहुत-बहुत ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल, 4 साल में भी ग्रेच्युटी मिल जाता है। पेंशन हमेशा रिटायरमेंट के बाद मिलता है, लेकिन ग्रेच्युटी आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, है ना, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट भी 5 ईयर्स हो गया आपको मिल गया, या रिटायरमेंट में आप एल में ही रह गए 25-30 साल, 40 साल, 50 साल, 90 आवर से वीक काम किया आपने, तो वहीं पे आपका रिटायरमेंट हो गया, वहीं पे डेथ हो गया, वहीं पे सब कुछ हो गया। तो उसके बाद जो पैसा मिल रहा है उसका भी टैक्सेबिलिटी हम लोग समझेंगे। ड्यूरिंग द सर्विस अगर मिल रहा है, काम कर रहे हो पैसा दे दो। देखो, काम कर रहे हो पैसा दे दो, बैठे बैठे खाओगे पैसा दे दो। रिटायरमेंट पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एग्जेम्पशन, मैंने पहले ही बोला था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्पशन है। रिटायरमेंट में बाइफरकेशन कर दिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना एग्जाम, बाबू लोग जाओ। देखो, जवानी में भी कुछ काम किया नहीं, हमेशा होता था उन लोग का लंच टाइम, और रिटायरमेंट के बाद भी एग्जेम्पशन दे दिया है। याद ऐसे रखा जाता है। अदर एम्प्लॉय में क्या, पोगा और नो पोगा। पोगा पोगा ये क्या होता है? पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। इसमें आपको डीप नहीं जानना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पोगा में कवर्ड है, कौन कवर्ड नहीं है। इतना नहीं समझना है सी एंटर में। अपने छोटे छोटे, अपने हल्के हल्के कंधों में नाजुक सा चेहरा है, इसमें इतना नहीं जानना आपको। पोगा और नो पोगा। पोगा मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, नो पोगा जो कवर्ड नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस क्या? डिफरेंस कुछ नहीं है। दोनों में 20 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। दोनों में एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसिप्ट तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। बस यहाँ पे थर्ड वाला कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। थर्ड वाला कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? पोगा वाले में तुम समझो 15/26। 15/26 कहने का मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज कि एक साल में एक महीने में 26 दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं, 4 संडे काट लो, 15/26 हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 25 साल, 7 महीना, 26 साल काउंट करेंगे, मतलब फ्रैक्शनल ईयर्स आपको काउंट करना है। फ्रैक्शनल ईयर्स आपको काउंट करके चलना है। इंटू बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब लास्ट आपने कितना सैलरी विड्रॉ किया था उतना का जो है आपको ग्रेच्युटी, इनकम टैक्स बोलते हैं, इतना का आपको मिल सकता है। मतलब कि आपको आधा महीना का सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। आधा महीना का सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। अगर आपने 20 ईयर्स काम किया तो लगभग लगभग आपको 10 महीना का सैलरी आपको मिल के चलेगा। यहाँ पे 20 आएगा, 20 × 15/26, 300 डिवाइडेड बाई 26, आपका 10 साल समथिंग समथिंग के, सॉरी, 10 महीना के अप्रॉक्स का पैसा आपको मिल सकता है। नो पोगा वाला बोला हम तो और सिंपल है, हम 15/26 नहीं करेंगे, हम करेंगे भैया 15/30। मतलब वो क्या बोलता है? वो बोलता है हाफ मंथ सैलरी।
हाफ मंथ सैलरी। तो पोगा वाले में 15/26, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसमें 15/30 इंटू इंटू इंटू। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शनल अमाउंट, यहाँ पे फ्रैक्शनल ईयर्स कंसिडर नहीं करना है। 20 साल 2 महीना, 20 साल, 20 साल 7 महीना, 20 साल इंटू लास्ट 10 महीने का सैलरी। लास्ट 10 महीने का सैलरी जो है आपको यहाँ पे लेकर चलना है। लास्ट 10 महीने का सैलरी, यहाँ पे सिर्फ लास्ट मंथ का सैलरी था, यहाँ पे लास्ट 10 महीने का सैलरी था। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ग्रेच्युटी वाले केस में तीनों तीनों कंपोनेंट में डिफरेंस है। यहाँ पे 15/26 है, यहाँ 15/30 है। यहाँ पे फ्रैक्शनल कंसिडर करना है, यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे जो है आपको जो है लास्ट ड्रॉन सैलरी लेके चलना है, यहाँ पे लास्ट 10 महीने का एवरेज सैलरी लेके चलना है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ये फॉर्मूला बना हुआ है तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग नेक्स्ट में। अब हम लोग का होने वाला है छुट्टी। छुट्टी कितना अच्छा समय, छुट्टी। आ जाते हैं लीव इनकैशमेंट छुट्टी में। छुट्टी क्या है भैया, देखो होता क्या है कि छुट्टी के अगर तुम छुट्टी नहीं लेते हो तो ऑर्गेनाइजेशन आप उसको लीव को इनकैश करवा लो। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होता है अर्नड लीव। अभी आपको नहीं मालूम होगा, अर्नड लीव कहने का मतलब होता है आप इतना दिन आओ या नहीं आओ, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन में 20 डेज होता है, किसी में 15 दिन होता है, किसी में 30 दिन होता है। इनकम टैक्स कितना बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है भैया आप 30 दिन से ज़्यादा ले नहीं सकते हो एक साल में लीव। अर्न लीव मतलब अगर आप नहीं गए पैसा तो भी आएगा, घर बैठे पैसा आएगा। अगर आप गए तो वो लीव आपने यूज नहीं किया। अगर आप जाते हो तो वो आप लीव यूज नहीं कर रहे हो, अगर वो आप लीव यूज ही नहीं कर रहे हो तो वो लीव का पैसा आपको मिल सकता है ना। ड्यूरिंग द सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, आफ्टर रिटायरमेंट सरकारी बाबू एग्जेम्प्ट। अदर में क्या है, यहाँ पे 25 लाख है, छुट्टी में 5 लाख रुपया ज़्यादा, ग्रेच्युटी में लॉयल्टी से ज़्यादा है। यहाँ पे लॉयल्टी में कितना था, 20 लाख का लिमिट, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 25 लाख का लिमिट है। एक्चुअल लीव इनकैशमेंट ये हो गया, कितना आपको मिला, हर जगह वही रहेगा कि 20 लाख एक्चुअल रिसीव्ड, और यहाँ पे फिर एक कैलकुलेशन दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि लास्ट 10 महीना का एवरेज सैलरी, लास्ट 10 महीना का कितना एवरेज सैलरी होगा वो जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। वो आपको यहाँ पे एक फिगर लेना है। उसके बाद हो सकता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन आपको एक साल में 50 दिन का छुट्टी दे रही हो। तो इनकम टैक्स ने क्या बोला, इनकम टैक्स ने क्या बोला कि आप जो है 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करो कि आपको कितना मिलना चाहिए। 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करो आपके पास कितना अनअवेल्ड लीव है, कितना लीव आपने अवेल्ड नहीं किया है। ये लिमिट यहाँ पे जो हम लोग को लगा दिया गया, क्योंकि हो सकती है ना ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको पे कर रही हो, तो इसलिए यहाँ पे एक लिमिट लगा दिया गया कि आपको अनअवेल्ड लीव कहने का मतलब है कितना साल आपने काम किया। मान लेते हैं आपने 5 साल काम किया, हर साल आपको 30 दिन का छुट्टी इनकम टैक्स बोलता है, तो 150 डेज के अकॉर्डिंग एक साल में मैक्सिमम 30 डेज है। तो उसके अकॉर्डिंग कितना यहाँ पे अमाउंट बन रहा है बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ सैलरी, वो अमाउंट आपको यहाँ पे लेना है। लास्ट 10 महीने का सैलरी लेना है, और कितना लीव अनअवेल्ड है उसका यहाँ पे आपको कंपोनेंट निकालना है बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ सैलरी, विच एवर लोअर का एग्जाम्पशन मिलके चलेगा। तो यहाँ पे 2 कैलकुलेशन करके चलना है, ग्रेच्युटी में बस एक ही कैलकुलेशन करके चलना था। ये बात आपको ध्यान रखना है, यह डिफरेंस आपको याद में रखना है। समझ में आती है बात। चलो अब यहाँ पे आ जाता है रिटायरमेंट। अब रिट्रेंचमेंट ऑर्गेनाइजेशन निकाल रही है, इन्फोसिस जैसे निकालती है, इन्फोसिस निकाल रही है। और एक होता है वीआरएस कि हम ही निकल जाएंगे। वो तुमने तारक मेहता में देखा है ना, एक जोक था बहुत पुराना पहले आता था कि सेठ जी आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो जेठालाल बोलता है सर ऐसा क्यों। वो बोलता है क्योंकि मैं ही रिजाइन दे रहा हूँ। तो उसी को बोलते हैं वीआरएस। वीआरएस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक वीआरएस अनाउंस करती है। देखो ऐसे अगर तुम किसी भी एम्प्लॉय को निकालोगे ना, फैक्ट्री वाले एम्प्लॉय में तो लेबर का यूनियन होता है, वहाँ पे लेबर यूनियन होता है, वहाँ पे यू कान डू मतलब जब मन तब, वहाँ पे तो स्ट्राइक हो जाएगा पूरा। लेकिन वीआरएस क्या होता है ना, आपको हम एक ऑफर दे रहे हैं, आपको जाना है तो जाओ, मैं आपको कुछ कंपनसेशन दे दूंगा। ठीक है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इज लिस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ भी 5 लाख का और यहाँ भी 5 लाख का ही लिमिट है दोनों में। कितना कंपनसेशन मिला वो भी यहाँ पे दोनों में सेम है। यहाँ पे जो है 15 दिन का जो एवरेज पे लेके चलना है फॉर इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फ्रैक्शनल आपको को कंसिडर करना है। 15 डेज का एवरेज पे, और कितना साल आपने काम किया उसका जो है आपको ईयर्स में लेके आपको कैलकुलेट करना है एवरेज पे के बेसिस पे। मैं बोलूँगा इसको आप इग्नोर भी कर दोगे काम हो जाएगा। सॉरी, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वीआरएस क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन आपको निकालती है, जब भी आपको ऑफर देती है, आप अगर अवेल करते हो आपको कुछ कंपनसेशन मिल रहा होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 मंथ्स, यहाँ पे 3 महीना का सैलरी का आपको जो एवरेज पे
निकालना है। और वीआरएस में जैसे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना कि जो है 10 साल आपको काम करोगे, आपको 6 साल में निकाल रही है, तो 4 साल का लास्ट ऑन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। जैसे लीव के केस में था ना यहाँ पे कि अनअवेल्ड लीव, तो यहाँ पर भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट आपने 10 साल का किया था, 6 साल में निकाल रहे हो, तो 4 साल का वो जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके चलना है लास्ट ऑन सैलरी के बेसिस में। हम लोग अनअवेल्ड लीव में क्या फिगर ले रहे थे, लास्ट 10 मंथ सैलरी, यहाँ पे है सिर्फ लास्ट ऑन सैलरी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पे 3 महीना का आपको कैलकुलेट करना है, वीआरएस सॉरी लीव इनकैशमेंट में 10 महीना का कैलकुलेट करना था, और यहाँ पे जो है आपको लास्ट ऑन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लीव, कितना टाइम जो आपका बच जाता है सर्विस का, वो जो है आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। समझ में आती है बात आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक? देखो मैं जो हूँ आपको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर नहीं पाऊंगा। देखो पेंशन में मैंने ट्राई किया, ग्रेच्युटी लॉयल्टी में भी मैंने बहुत लेवल तक ट्राई किया है आपको। लीव इनकैशमेंट आप याद रख सकते हो, लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लीव इनकैशमेंट और वीआरएस अगर आप याद रख पाओगे तो इट इज़ वेरी बेटर फॉर यू, बिकॉज इसमें लॉजिक कुछ नहीं है। जितना लॉजिक अब यहाँ पे कोई बोलेंगे 3 मंथ्स क्यों लिया गया, 10 मंथ्स क्यों नहीं लिया गया, ऊपर तो आपने 10 मंथ्स लिया था, आई डोंट हैव एनी आंसर। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर यू कि आप जो है इन तीनों को कम से कम लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, सम्स कुछ बना लो, आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो प्रोविडेंट फंड जो है यह भी एक तरह का रिटायरमेंट प्लानिंग ही होता है, जहाँ पे एक फंड होती है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों जो कंट्रीब्यूट करते हैं उस पे इंटरेस्ट आता है। एम्प्लॉयर पोर्शन पे एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट किया उस पे भी इंटरेस्ट आएगा, एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट किया उस पे भी इंटरेस्ट आएगा। प्रोविडेंट फंड का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करता है तब भी एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट किया वो भी एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट जो आ रहा है वो भी एग्जेम्पशन, जब विड्रॉ करोगे तो भी एग्जेम्पशन। तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड 4 तरह का होता है। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जिसको इनकम टैक्स ने रिकॉग्निशन दे के रखा हुआ है। एक है अनरिकॉग्नाइज्ड घर का है, वो मतलब उसमें इनकम टैक्स का कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा है। एसपीएफ होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सरकारी बाबू के लिए अलग से है। और ये हो जाता है जो एंटरप्रेन्योर, जो शार्क टैंक वाले हैं ना वो यहाँ आ जाएंगे, शार्क टैंक वाले यहाँ आएंगे। जो हम लोग नहीं, मतलब हम नहीं, शार्क टैंक वाले लोग जो जॉब नहीं करते जो है, जिनको बिजनेस करना होता है। नॉर्मल पब्लिक के लिए पीपीएफ अकाउंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड नाम से ही आपको मालूम चल जाएगा। तो इसमें कोई एम्प्लॉयर है नहीं, तो उस पर इंटरेस्ट भी है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो मैंने इसको इस टेबल को बनाया है कैसे कैसे, एम्प्लॉयर उस पर क्या इंटरेस्ट आएगा, एम्प्लॉय उस पर क्या इंटरेस्ट आएगा, और विड्रॉवल पे क्या होगा वो हम लोग जो यहाँ पे समझेंगे अभी। उसके बाद एक अमेंडमेंट आया था इसमें, तो ये अमेंडमेंट आपको मालूम ही होगा, आपने क्लासेस कर रखे हैं। तो कैसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर वाला पार्ट पे, उसके इंटरेस्ट वाले पार्ट पे जो है हम लोग को टैक्स लगेगा, और एम्प्लॉय के केस में भी सेम होगा। उसके बाद जो है हम लोग एनपीएस करने के बाद हम लोग प्रक्यूर्स में आ जाएंगे। तो चलिए अब जो है हम लोग शुरू करेंगे आरपीएफ से, जहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बारे में। चलिए हम लोग शुरू कर रहे थे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में, जहाँ हम लोग समझ रहे थे कि जो है आरपीएफ एक ऐसा फंड है जिसमें इनकम टैक्स का प्रोविजंस अप्लाई होता है, जिसमें आपको अच्छे खासे इनकम टैक्स के डिडक्शंस मिल जाएंगे। तो मैंने बोला था कि एम्प्लॉयर है और उसने कंट्रीब्यूट किया, फिर उस पर इंटरेस्ट है वो भी आएगा, एम्प्लॉई है उसने कंट्रीब्यूट किया उस पर इंटरेस्ट है वो भी आएगा। 4 जगह से पैसा आ गया, उसके बाद वो विड्रॉ हो जाएगा। तो आरपीएफ के केस में एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो 12% ऑफ सैलरी तक आप दे सकते हो। एम्प्लॉयर आपके सीटीसी में पैसा जब भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सैलरी का 12% तक ही वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर वो उससे ज़्यादा करेगा, अगर वो उससे ज़्यादा करके चल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन 12% ऑफ सैलरी बट अपर लिमिट है 7.5 लाख, 12% ऑफ सैलरी बट अपर लिमिट है 7.5 लाख। 7.5 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है, लेट अस सपोज कि 12% ऑफ सैलरी के अंदर रहते हुए भी मैंने 9 लाख रुपया डाल दिया, तो 1.5 लाख रुपीज़ भी टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्यूजिट ये टैक्सेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर करते हैं सैलरी में कि मैक्सिमम अमाउंट कि जो मेरा मैक्सिमम अमाउंट कहाँ जाए, मेरा चले जाए पीएफ के अंदर। अगर मैक्सिमम अमाउंट मेरा पीएफ के अंदर जाने वाला है, मेरा अगर मैक्सिमम अमाउंट पीएफ के अंदर जाने वाला है, तो उससे इंटरेस्ट मुझे फ्री का आ रहा है, क्योंकि कोई टैक्स मुझे पे करना नहीं है उसके अंदर।
और वो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, तो छोटे एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया गया है, बड़े एम्प्लॉय को यहाँ पे कवर किया गया है। और इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो 9.5% के ऊपर, मतलब 9.5% तक आपको अलाउड होगा, उसके ऊपर वाला जो है आप पे टैक्सेबल हो जाएगा। जनरली 7 टू 8% तक का लिमिट होता है, उससे ऊपर जाता पीपीएफ का इंटरेस्ट जाता नहीं है, तो 9.5%। एम्प्लॉय अगर मैं अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो 80C का डिडक्शन मिल जाएगा, 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। और जो इंटरेस्ट पोर्शन है जो उसमें इंटरेस्ट पोर्शन है वो 9.5% का डिडक्शन यहाँ भी मिलके चलेगा। इस पे भी एक अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट हम लोग देख कर चलेंगे। जो अमाउंट हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं वो अमाउंट एक्सेप्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने बोला था कंट्रीब्यूशन के टाइम पे, इंटरेस्ट के टाइम पे, विड्रॉवल के टाइम पे, तीनों टाइम पे अमाउंट हम लोग को एग्जेम्पशन का स्टेटस लेके चलते हैं। यूआरपीएफ के केस में क्या होता है, जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो नॉट टैक्सेबल, इस पे इंटरेस्ट आ रहा है वो भी नॉट टैक्सेबल। बढ़िया। एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करेगा तो उसमें 80C अभी नहीं मिलने वाला है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन में 80C नहीं मिलेगा, यह टैक्सेबल हो जाएगा। जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी नॉट टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, दीज आर नॉट टैक्सेबल। बट जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा, 80C आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग का जब हम लोग रिटायरमेंट होगा तो क्या, अभी टैक्स लिया नहीं, रिटायरमेंट पे पूरा टैक्स। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड के अंदर जाएगा। और एम्प्लॉय का जो सैलरी एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया था वो तो टैक्सेबल हुआ था उस समय, तो अभी हो जाएगा एग्जेम्प्ट। और इंटरेस्ट पोर्शन आ जाएगा आईएफओएस में। समझ में आया। एसपीएफ में तो और ही गेम अलग है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट। जो अब एम्प्लॉय का जो भी है 80C एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है उसमें नीचे एक लिमिट दिया हुआ है, वो लिमिट हम लोग देख के चलेंगे वो कैसे हो रहा है। आपको समझ में आया। पीपीएफ क्या होता है, शार्क टैंक वालों लोग के लिए है, जो जॉब नहीं करते हैं, अपना बिजनेस करके चलते हैं, उनके लिए है। तो जो एम्प्लॉयर तो इसमें कभी कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कभी कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट में हो ही नहीं। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा 80C का डिडक्शन मिल जाएगा, और इंटरेस्ट पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, विड्रोवल भी एग्जेम्प्ट है। तो विड्रोवल हर केस में एग्जेम्प्ट है, सिर्फ जब यूआरपीएफ के केस में विड्रोवल ध्यान में रख के चलना है, जो कम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक याद रखना है कि पीपीएफ में इंटरेस्ट जो है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, ये बात ध्यान में रख के चलना पड़ेगा आपको। और एक बात आपको ये भी ध्यान में रख के चलना है कि एसपीएफ में एम्प्लॉयर वाला पार्ट पूरा एग्जेम्प्ट होता है, एसपीएफ में एम्प्लॉयर वाला पार्ट पूरा एग्जेम्प्ट होता है। ये 3 जगह अगर आप याद रख लोगे तो मैक्सिमम जगह आपका कवर्ड हो जाएगा। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देखिए बिना नोट्स को देखे हुए। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग, सबसे पहले आ जाते हैं आरपीएफ में, फिर आ जाते हैं हम लोग यूआरपीएफ में, फिर आ जाते हैं हम लोग एसपीएफ में, फिर आ जाते हैं हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। अगर हम लोग का एम्प्लॉयर कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या होगा। अगर हम लोग का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इंटरेस्ट होगा, तो वो क्या होगा। विड्रोवल सब में एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट यूआरपीएफ, वो हम लोग देख के चलेंगे। आ जाते हैं, इससे क्या होता है आपको याद जल्दी हो जाएगा, मेरा काम है आपको याद भी करवाना। हम लोग को 12% तक कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम लिमिट 7.5%, इंटरेस्ट आपको 9.5% तक का दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट आपको जो है 9.5%, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको 80C यहाँ पे आपको मिल के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसमें जो इंटरेस्ट है वो जो है 9.5% का यहाँ पे हिसाब चलता है। यहाँ पे जो है नॉट टैक्सेबल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल, इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल। एसपीएफ के केस में गवर्नमेंट का है भैया आदमी लोग, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा हम लोगों को। और यहाँ पे जो है एसपीएफ वाला पार्ट यही है कि 80C यहाँ भी आ जाएगा, और इंटरेस्ट भी जो है 9.5%। पीपीएफ के केस में यहाँ पे जो है भैया कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज ये लोग शार्क टैंक वाले हैं, तो एम्प्लॉयर कभी कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। यहाँ पे भी जो आपको सेम कंट्रीब्यूशन है कि 80C आपको मिल जाएगा, और इंटरेस्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो आपको इस तरह से जो है रिवीजन करके चलना है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके चलना है, तो आपको याद रहेगा। समझ में आ गया। अब आ जाता है हम लोग का कुछ अमेंडमेंट वाला पार्ट है, वो हम लोग कर लेते हैं, तो हम लोग का पीपीएफ कंप्लीट हो जाएगा। पीपीएफ कंप्लीट हो गया तो परक्यूजिट इज ईजी, मैं बता रहा हूँ परक्यूज बहुत ईजी है। देखो अभी क्या था कि मैंने आपको एक एक समझाया था कि भैया देखो, सीटीसी हम लोग इस ढंग से हम लोग अरेंज करके चलते हैं सीटीसी को, कि इसमें एम्प्लॉयर ज़्यादा से ज़्यादा पीपीएफ में पैसा डाल दे, ताकि वो जो है पीपीएफ में मेरा 8% से 9% से एक टैक्स फ्री पैसा बनते रहे। ये पीपीएफ था छोटे एम्प्लॉय को पकड़ने
पकड़ने के लिए, ये है पीपीएफ था छोटे एम्प्लॉय को पकड़ने के लिए, छोटे एम्प्लॉय के लिए, बट ये बड़े एम्प्लॉय के लिए। तो ये बड़े एम्प्लॉय को करने के लिए हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे एक अमेंडमेंट ला दिया। ये अमेंडमेंट आया है प्रीवियस ईयर 2021 से। क्या है कि 7.5 लाख के ऊपर जो आप कंट्रीब्यूट करोगे वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मान लेते हैं आपने 9 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया तो 1.5 लाख इज टैक्सेबल। अब जो 1.5 लाख पे इंटरेस्ट आएगा वह भी टैक्सेबल होगा। ये आ गया। अब ये 1.5 लाख उस पे इंटरेस्ट लेटर सपोज 10,000 है वह भी जो है टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या है ये 1.5 लाख पे फिर से आएगा इंटरेस्ट, और ये जो इंटरेस्ट इस पे भी इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज पीपीएफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट पे भी आगे वाले सालों में इंटरेस्ट आएगा, और ये इंटरेस्ट वाले पे भी इंटरेस्ट आएगा आने वाले सालों में। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट चलते रहता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि 2021 से लेके अभी तक आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25, तो 23-24 तक करेंट प्रीवियस ईयर आपका चल रहा है भैया 23-24, है ना। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 23-24 तक कितना एक्सेस अमाउंट कंट्रीब्यूट हुआ, 1.5 लाख, कभी 8 लाख किया तो 50,000, पूरा अमाउंट ये हुआ वो हो गया PC1। उस पर जो भी इंटरेस्ट आया वो भी टैक्सेबल हो रहा होगा हर साल। जो इंटरेस्ट आया होगा वो इंटरेस्ट पोर्शन को भी ले लेना है। क्यों? क्योंकि इस अमाउंट पे तो इस साल भी इंटरेस्ट आएगा ना, क्योंकि ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आएगा। तो इस दोनों को हम लोग को रखना है। ये वाला अमाउंट आपके साल के ओपनिंग में भी रहा होगा और एंड में भी रहा होगा। तो ये अमाउंट पे हमको पूरे साल का जो इंटरेस्ट हमको टैक्सेबल करवाना पड़ेगा। अब ड्यूरिंग द ईयर जो कंट्रीब्यूशन आया उसको हम लोग बोलते हैं पीसी। ये पूरे साल तक नहीं रहा, कोई अप्रैल मई जून जुलाई, तो इसका हम लोग लेंगे एवरेज। तो एवरेज लेंगे कि नहीं, कैसे, PC/2। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है, सो डेट हम लोग PC1 प्लस TP1 प्लस PC/2 पे वो रेट चार्ज कर पाए। तो वो रेट कैसे आएगा, उस साल में उस फंड में कितना इनकम आया वो हो गया आई, एवरेज बैलेंस कितना था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो अपना आ जाएगा I/FABG विच इज R। ये R आ गया PC1 प्लस TP1 और PC/2 दोनों को ऐड करने के हम लोग R जब इंटू कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा इस साल कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। समझ में आ गया कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, इस पे भी इंटरेस्ट आएगा और इस तरह का कंट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट आएगा। R से आप मल्टीप्लाई कर दो तो जो एक्सेस अमाउंट है 7.5 लाख के ऊपर वाला वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा। साथ में ये जो R मल्टीप्लाई करने बाद जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है वह भी टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आई बात। अब आ जाता है एम्प्लॉय के बारे में। क्या एम्प्लॉय भी अगर बोलेगा नहीं मेरा भी पूरा काट काट के जमा करो, नहीं, एम्प्लॉय अपना मन इच्छा से करवा रहा है तो वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन जाएगा। वहाँ पे एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कभी टैक्सेबल नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन। क्यों? क्योंकि आप इसलिए करवा रहे हो, आपको इंटरेस्ट कमाना है, एग्जेंट फॉर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करवाना है। लेकिन ये जो है आपको जो प्रीवियस ईयर 21-22 से ये अमेंडमेंट आया है, ये जो है आपका प्रीवियस ईयर 21-22 से ये जो है आपका अमेंडमेंट आया है। ये अमेंडमेंट आपका प्रीवियस ईयर 21-22 से आया है, ठीक है। तो आपका 20-21 तक एक ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है, उस पे हम लोग कोई टैक्स नहीं लेंगे। 20-21 से सॉरी यस 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 इतने सालों में क्या 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन है, 2.5 लाख तक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 लाख का अमाउंट तब हम लोग लेके चलेंगे जब एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2.5 लाख तक अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस दोनों पे जो है हम लोग इंटरेस्ट एक्रूड, इस दोनों पे कितना इंटरेस्ट आएगा वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो अब हम लोग कोई विड्रॉ कर उसको लेस कर लेंगे तो अपना क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगा। यही अमाउंट नेक्स्ट ईयर फिर हम लोग का जो ओपनिंग अमाउंट बन जाएगा। टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर 2.5 लाख के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेट अस सपोज 4 लाख कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 4 लाख जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख रुपया यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय वो अमाउंट आ जाएगा। फिर उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा और फिर जो कुछ विड्रॉ किए और फिर ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये अमाउंट ओपनिंग में जाएगा। फिर अगले साल कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है, 2.5 लाख के ऊपर कितना है, 5 लाख के ऊपर कितना है वो अमाउंट आ जाएगा। फिर उस पर इंटरेस्ट कितना है वो आ जाएगा और ये साइकिल चलते रहेगा। एम्प्लॉय केस में हम लोग डिवाइड करते हैं, नॉन टैक्सेबल कितना है और टैक्सेबल कितना, अलग अलग करके चलते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर के केस में ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर के केस में हम लोग PC1 प्लस TP1 और प्लस PC/2 इंटू R
यहाँ पे क्या है, नॉन टैक्सेबल को अलग कर लो, उसका इंटरेस्ट अलग कर लो, और जो टैक्सेबल वाला पार्ट है, जो 2.5 लाख के ऊपर वाला पार्ट है, जो 2.5 लाख के ऊपर वाला पार्ट है, वो पार्ट को यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे जो हम लोग करके उस पर इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे टैक्सेबल कर देते हैं। समझ में आती है आपको ये बात? इस पे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप सॉल्व करोगे, आपको पॉइंटर्स क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग छोटे छोटे पॉइंट है कि एनपीएस और अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम जो आर्मी लोग के लिए है, अग्निपथ वाले लोग के लिए है। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर तो 14% ऑफ सैलरी, अदर एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ सैलरी। जो आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, न्यू डिजी में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओल्ड में तो पक्का ही मिलेगा। लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर एनपीएस में अगर आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो न्यू में आपको नहीं मिलने वाला है। सेम फॉर द अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम में क्या है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वह तो आपको 80CCH2 में मिल जाएगा, बट एम्प्लॉय अगर अपना कर रहा है तो वो नहीं मिल के चलेगा। लिमिट आपको याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो 14%, अदर एम्प्लॉयर है तो 10%। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14%, अदर एम्प्लॉयर है तो 10%। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलाउड हो जाएगा, अपना कंट्रीब्यूशन न्यू में अलाउड नहीं होगा। ये 80CCD वाला 80CCH चैप्टर 6A में भी डिस्कस किया जाएगा, बट यहाँ पे सैलरी के साथ मैंने यहाँ पे इसको इंटरलिंक कर दिया है। अब बस आ जाओ, हम लोग परक्यूटर्स पढ़ लेते हैं, अपना पॉइंटर्स खत्म होते जाएगा धीरे धीरे। देखो, कुछ कुछ परक्यूटर्स है जो टैक्स फ्री है, बेसिक फैसिलिटी दिया जा रहा है वो टैक्स फ्री है। फॉर टेक एग्जाम्पल, आपको हम लोग, आप सोचो आपको क्या क्या टैक्स फ्री हो सकता है। एक बार आप सोचो, आप एक बार सोचो, मान लो एम्प्लॉय बीमार पड़ गया तो कुछ मेडिकल फैसिलिटी देंगे तो उस पर भी टैक्स आएगा क्या? नहीं आना चाहिए। इतने साल हम काम करेंगे, कभी घूमने जाएंगे तो हम्म ठीक है, थोड़ा सा लीव भी आपको अलाउ करवाएंगे, चलो। आपके घर में मैंने टेलीफोन दे दिया, कोई दिक्कत है क्या? आपको हम लंच करवा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, आपको हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत है क्या? आपको हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत है क्या? ट्रेनिंग फैसिलिटी दिया जा रहा है, आपको लंच करवाया जा रहा है, आपको जो है ये सब करवाया जा, आपको जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देके चल रहे हैं, मतलब पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी। अगर आप देखोगे ना, ये सब प्रक्रिया बहुत ही नॉर्मल है, ये सब जनरल लाइफ में मिलता ही मिलता है। मतलब नॉर्मल मेडिकल तो हर जगह मिलता है। उसके बाद आपको जो है लंच, आपको जो है लंच अलाउंस मिल रहा है कि आप जो है आओ हमारे यहाँ खाना खाओ, उसका परक्यूजिट है, उस पर भी टैक्स लोगे क्या? नहीं। छोड़िए, ये था लीव वाला पॉइंट, ये हो गया लंच वाला पॉइंट। उसके बाद ये आ गया आपको जो है हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन वाला है, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है। उसमें हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप काम अच्छा से करो, आप काम अच्छा से करो, उसका हम लोग ट्रेनिंग दे के चल रहे हैं, तो इस पर भी टैक्स लोगे क्या? तो ये सब कुछ कुछ ऐसे जो बहुत बेसिक है, ये सब परक्यूरिट्स एकदम टैक्स फ्री है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। टेलीफोन अलाउंस आज के डेट में एकदम इंपॉर्टेंट है। रिफ्रेशमेंट, चाय पानी पियोगे उस पर भी टैक्स है क्या? लंच नहीं, लेकिन 50 रुपया तक। आपको हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उस पर कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ इंश्योरेंस स्कीम है, चाहे आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, चाहे पूरे स्टाफ का एक साथ में इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो, वो भी जो है एक एग्जेम्प्ट है। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा, एक इंश्योरेंस वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है। आ जाते हैं लीव ट्रेवल। लीव ट्रेवल क्या होता है ना, हर 4 साल में आप 2 बार घूम सकते हो। अभी जो है, अभी करंट ईयर का ब्लॉक चल रहा है 2022 से 25, ये कैलेंडर ईयर का है ब्लॉक। तो इसमें हर 4 साल में आप अगर 2 बार घूमने जाओगे ना, तो आपको जो है जो भी खर्चा आप करोगे वो आपको, अगर अगर एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। आपको 2 मिल रहा है, इसमें से आप हमेशा एक ही कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो अगर आप अनअवेल्ड रहेगा। अगर अनअवेल्ड है तो आप एक कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। कितना खर्चा मिलेगा? हवाई जहाज से जाओगे तो इकोनॉमी फेयर ले लेना, रेल में जाओगे तो फर्स्ट एसी का ले लेना। कोई रेल ही नहीं चल रहा है तो वहाँ पे जो भी रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका फर्स्ट क्लास का फेयर तुम कंसिडर कर सकते हो। और कोई भी रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है तो जो भी शॉर्टेस्ट रूट है, रेल का प्राइस
ले लेना। ध्यान में बस यही रखना, इकोनॉमी फेयर, फर्स्ट क्लास का फेयर आपको अलाउड हो जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन 4 साल में एक बार मिलता है, 22 से 25 का ब्लॉक है। अगर अनअवेल्ड रह गया, एक आप कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है, अगर बीमार पड़ गए वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करवा लो। एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉयर का है, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे उसके घर वाले हो, उसके मेंबर हो, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो वो जो है तो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन है। मैं कहीं और जाके करवा रहा हूँ, वो गवर्नमेंटल हॉस्पिटल है या सीआईटी ने या इनकम टैक्स ने उसको रिकॉग्नाइज करके रखा है, मैं वहाँ करवा रहा हूँ तो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस का भी आपको जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगा, अगर आप एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए अगर आप कुछ पे करके चल रहे हो या फिर आप उसको रिइम्बर्स कर रहे हो। ठीक है। अब ऐसा हो गया कि भैया हमको इंडिया के बाहर जाना पड़ रहा है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, आउटसाइड इंडिया हमको बाहर जाना पड़ रहा है। तो आपका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा होगा, जो भी आप जाओगे वहाँ पे आप रहोगे, लेकिन लेकिन ट्रेवल एंड स्टे अब्रॉड एक ही अटेंडेंट का अलाउड होता है। ठीक है। जाने का और वहाँ रहने का सिर्फ वन अटेंडेंट का ही अलाउड होता है। वो अगर आप खर्चा करते हो तो वो भी आपको टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब एम्प्लॉयर बोला जाओ तुम इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट करवा के आओ, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू आरबीआई लिमिट, क्योंकि आरबीआई जो क्या बोलता है कि आप एक साल में $2.5 लाख से ज़्यादा बाहर खर्चा कर नहीं सकते हो, मतलब ये सब जनरल एक्सपेंडिचर, तो वो लिमिट के अंदर आपको रहना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया। लेकिन अटेंडेंट का एक्सपेंडिचर पूरा अलाउ करवा देंगे अगर जीटीआई 2 लाख के अंदर हो। देखो कि जिसका जीटीआई 2 लाख के अंदर होगा वो बाहर तो ट्रीटमेंट नहीं ही करवाएगा ना। तो बस ध्यान में रखना है कि अगर 2 लाख तक अंदर मेरा जीटीआई है तो जो ट्रेवल एंड स्टे अब्रॉड वाला पॉइंट है वो अपना अप्लाई नहीं होता है। अब आ जाते हैं फैमिली का मतलब यहाँ पे क्या है। देखो मेडिकल है ना, तो सबको कंसिडर किया गया है। स्पाउस मेरे वाइफ, चिल्ड्रन मतलब बच्चा हो गया, मतलब चाहे वो डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, पेरेंट्स हो गए, ब्रदर सिस्टर्स हो गए, सब कोई हो गया, मतलब मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरा स्पाउस, मेरे बच्चे, सब लोग यहाँ पे आपको इंक्लूड हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मेडिकल फैसिलिटी, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है वहाँ ट्रीटमेंट करवा लो एग्जाम, कहीं बाहर करवा रहे हैं इनकम टैक्स में रिकॉग्नाइज है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो एग्जाम, बाहर अगर इंडिया के बाहर जा रहे हो सारे खर्चा आपको एग्जाम हो जाएगा। लेकिन ट्रेवल और स्टे अब्रॉड सिर्फ एक ही अटेंडेंट अलाउड होगा। अगर जीटीआई 2 लाख तक लिमिट है तो पूरा का पूरा अलाउड करवा देंगे। समझ में आ गया आपको मीनिंग? एनी इशू, कोई भी दिक्कत है आपको? अब आ जाते हैं हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन और मोटर कार। देखो रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या होता है कि आपको रहने के लिए घर दे दिया, आपको रहने के लिए क्या दिया, घर दे दिया। तो अगर वो एम्प्लॉयर का अपना घर है, मेरा अपना घर है, हम तुमको रहने के लिए दे रहे हैं, अनफर्निश्ड है, सिर्फ घर ही है, तो वहाँ का पॉपुलेशन कितना है? अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी, 10 से 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर उससे भी कम है, अगर 10 लाख से भी मेरा पॉपुलेशन कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी। 15, 10, 7.5, पहले 5% कम हुआ फिर 2.5% कम हुआ। 25 लाख से ज़्यादा है तो फिर कितना लेंगे? 15%। 10 से 25 लाख है तो फिर 10%, और अगर 10 लाख से भी कम है तो 7.5%। अब ऐसा हुआ कि एम्प्लॉय जो है महीना का चलो 2,000 रुपया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको हम दे रहे हैं, तो जितना अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होगा, लेट अस सपोज यहाँ पे कैलकुलेट हुआ 15,000 रुपीज़, तो उसमें अगर 1,000 रुपीज़ मैं रिम्बर्स कर रहा हूँ, एम्प्लॉय अपना पॉकेट से दे रहा है, तो 14,000 ही जो है यहाँ पे टैक्सेबल होके चलेगा। अगर हम एक्स्ट्रा फर्निशिंग करवा रहे हैं, एम्प्लॉयर का अपना घर है, वो एक्स्ट्रा फर्निशिंग करवा रहा है, तो जो उस फर्नीचर का 10% ऑफ द कॉस्ट वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर का अपना नहीं है, वो लीज में है, वो भी भाड़ा में लिया और आपको दे दिया है, वो भी रेंट पे लिया और आपको दे दिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें 15% ऑफ सैलरी और लीज अमाउंट विच एवर इज लोअर, बिकॉज लीज अमाउंट से ज़्यादा आप चार्ज कर नहीं पाओगे, इसलिए लोअर का जो यहाँ पे लेके चले हैं। तो लीज अमाउंट और 15% ऑफ सैलरी और रिड्यूस बाय एनी रेंट पेड बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय कुछ रेंट पे कर रहा है ना तो वो तो लेस करेंगे ही करेंगे। और अगर एक्स्ट्रा फर्निशिंग भी मेरा रेंट वाला ही है तो इसमें जो लीज अमाउंट वो पे किया जाएगा, लेस जो हमसे रिकवरी होगा। देखो पूरे परक्यूजिट में जहाँ भी एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवरी हो रहा है ना, कुछ भी रिकवरी हो रहा है वो लेस कर देंगे, क्योंकि जो रिकवर कर रहे हैं वो परक्यूजिट नहीं होगा। तो ये बात मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, आपको समझना है कि जहाँ पर भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मतलब वो अमाउंट लेस हो रहा है। ठीक है। तो
कैसा केस है? केस ऐसा है भैया, अनफर्निश्ड है एक और मेरा है 15% ऑफ सैलरी, 25 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन, 10% ऑफ सैलरी 10 से 25 लाख तक का पॉपुलेशन, 10 लाख से अगर कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी। अगर एक्स्ट्रा फर्निशिंग करवा रहे हो, एक्स्ट्रा फर्निशिंग है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। अगर लीज वाला अमाउंट है, अगर लीज वाला घर है तो क्या है, लीज अमाउंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। और अगर एक्स्ट्रा फर्निशिंग है तो लीज उसका जो भी कॉस्ट है इट इज बाय द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय। सैलरी का डेफिनेशन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्या है, पे प्लस कोई भी अलाउंसेस है, डीए इन टर्म्स, बोनस, कमीशन, अदर मोनेटरी पेमेंट कोई भी हो, बट इसमें कभी भी पीएफ का कंट्रीब्यूशन, कोई भी एग्जेम्प्ट अलाउंस, कोई भी परक्यूजिट्स यहाँ पे नहीं है, कोई भी लमसम पेमेंट लाइक ग्रेच्युटी, लीव इन कैश, वीआरएस, वो सब नहीं आने वाला है। तो मतलब परक्यूजिट्स को हटा दे, ठीक है, परक्यूजिट्स को हटा देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को भी हटा देंगे, पीएफ को भी हटा देंगे। तो स्टार्टिंग में जो पे, अलाउंसेस, कमीशन, बोनस वो सब पड़ा था, सिर्फ उसी को कंसिडर करके चलना है। यहाँ पे डेफिनेशन क्यों बता दिया, आप तो बोल रहे थे बाद में बताएंगे, थोड़ा सा बड़ा है ना इसलिए यहाँ पे बता दिया। अब आ जाते हैं मोटर कार। देखो मोटर कार ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आगे जो है एकदम छोटा सा पॉइंटर से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम समझ में आपको आ जाएगा। मोटर कार क्या है, अगर एम्प्लॉयर का अपना है और यूज हम कर रहे हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, उसका जो है डेली मेंटेनेंस खर्चा वर्चा भी एम्प्लॉयर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिशियल यूज है। लेकिन हम पर्सनल यूज कर ले रहे हैं, अपना भी यूज कर ले रहे हो, तो अगर हम सिर्फ पर्सनल यूज करते हैं तो कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है और कितना ड्राइवर का खर्चा है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर ही एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर का ही है। और हम पार्टली थोड़ा सा ऑफिस, थोड़ा सा पर्सनल, तो पर्सनल के लिए 1800 रुपया पर मंथ, और ड्राइवर है तो 900 रुपया, इसका हाफ, ठीक है। अगर इंजन 1.6 लीटर से ज़्यादा का है तो यहाँ पे 2400 पर मंथ और 900 रुपया पर मंथ फॉर ड्राइवर, अगर ड्राइवर भी एम्प्लॉयर दे के चल रहा है तो। गाड़ी एम्प्लॉयर का, लेकिन खर्चा मैं कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉयर का जो गाड़ी है उसका पर यूनिट आपके हाथ में आ जाएगा 600 रुपया पर मंथ, अगर ड्राइवर वह दे रहा है तो 900 रुपया पर मंथ। अगर 1.6 लीटर से ज़्यादा का है तो 900 रुपया पर मंथ, और यहाँ पे ड्राइवर का भी 900 रुपया पर मंथ। इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और कोई टिप्स नहीं है कि जिससे मैं आपको याद करवा पाऊँ, आपको याद करना पड़ेगा। अब आता है कि अगर एम्प्लॉई का है, अगर गाड़ी एम्प्लॉई का है और जो है खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो मैं तो एम्प्लॉय से कोई बेनिफिट ले ही नहीं रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तो ऑफिशियल यूज कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन मैं पार्टली यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा घर के लिए, थोड़ा सा उसके लिए, तो ये एक्सपेंडिचर जो है, यह जो एक्सपेंडिचर जो मेरा ऑफिस, जो मेरा पर्सनल यूज के लिए हुआ है, कैसे करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना आपने एक्चुअली में खर्चा किया, लेस 1800 प्लस 900, इतना अमाउंट आपको लेस कर लेना है। अगर 1.6 लीटर से भी ज़्यादा का है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेस 2400 प्लस 900। मैंने क्या बोला कि एम्प्लॉई का जो है वो है, मतलब कि एम्प्लॉय मेरा है, गाड़ी एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर दे के चल रहा है, और वो ऑफिशियल यूज है और पर्सनल यूज है, ऑफिशियल यूज भी कर रहे हैं और हम पर्सनल यूज भी कर रहे हैं। तो पर्सनल यूज के केस में क्या होगा, तो अगर दोनों चीज़ हो रहा है पार्टली पार्टली, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और ये वाला अमाउंट जो है 1800 और 900 वाला, ये वाला अमाउंट आपको लेस करके चलना है, सेम फॉर 1.6 लीटर वाले पॉइंट में। थोड़ा सा इसको आपको मोटर कार में याद करना पड़ेगा। आरएफए तो भी इजी है, बट मोटर कार याद करना पड़ेगा। मैं आपको एकदम फ्रैंकली बोल देता हूँ, जो जिसको याद करना पड़ेगा, और जिसको मैं याद करवा पाता हूँ, मैं कोई न टिप्स आपको बता के चलता हूँ। अब मान के चलो कोई जो है घर में डोमेस्टिक सर्वेंट है, या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का कनेक्शन है। अगर एम्प्लॉय ने खुद बे खुद ये सब कर लिया है और एम्प्लॉयर को बोला इसका मुझे रिइंबर्समेंट दो, तो ये तो एम्प्लॉयर तो नहीं दिया था ना आपको, तो वो आ जाएगा टैक्सेबल। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने ही दिया है आपको तो वो एग्जेम्प्ट है। बात समझ में आ गई? चलो, अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर को है, या सॉरी एम्प्लॉय को है, या फिर उसके किसी भी बच्चे को या उसके मेंबर को, उस केस में क्या होगा, अगर अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है, जैसे हॉस्पिटल एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा था, तब नो परक्यूजिट। लेकिन कहीं और जाके तुम उस जगह जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज आर अलाउड इन अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी परक्यूजिट है वो
उस एजुकेशन का जो भी कॉस्ट है वो प्रिक्विजिट मान लिया जाएगा। लेकिन 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 अगर बेनिफिट 1000 रुपया तक ही है, अगर बेनिफिट 1000 रुपया तक ही है पर मंथ पर चाइल्ड, यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड के लिए यहाँ पे एग्जेम्पशन देके हम लोग चल रहे हैं कि सिर्फ बच्चे के लिए है। अगर 1000 रुपया पर चाइल्ड पर मंथ तक का है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। नहीं तो पढ़ाई लिखाई एम्प्लॉयर के किसी मेंबर के लिए दिया जा रहा है तो वो प्रिक्विजिट माना जाएगा। और जो अदर्स में भी जो एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड है, अदर्स कहने का क्या है, मतलब कोई और एक्स्ट्रा एजुकेशन, कोई स्किल अप हो गया, कोई लेट सपोज आपने साथ में सीए करवा दिया तो उसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, उसका आईसीआई है, बट कोई ऐसे कोई सेटअप नहीं जहाँ आप फिजिकल जाके पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड है। लेकिन कोई ऐसे एकदम सिस्टमेटिक एजुकेशन है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ाई करके चल रहे हो, तो उस केस में जो है यहाँ पे जो है आपको कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन जो है प्रिक्विजिट मान लिया जाएगा। समझ में आ गया? फिर से वही बात है कि कोई अमाउंट अगर रिकवरी हो रहा है तो वो लेस कर लेंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन है या कंसेशनल लोन है, तो क्या हुआ कि मैंने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन, मार्केट में रेट चलता है 12%, मैं आपको दे रहा हूँ 7% पे, तो जो डिफरेंस का अमाउंट है तो ये 5% जो है आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन तब टैक्सेबल नहीं होगा जब अगर लोन 20,000 तक का ही है या फिर किसी मेडिकल पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है। 7% तो एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है, ये 12% कहाँ से आएगा? फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर एसबीआई का रेट लेके हम लोग चलेंगे, एसबीआई का रेट हम लोग लेके चलेंगे। अगर किसी एम्प्लॉयर का आप मूवेबल एसेट यूज कर रहे हो, लैपटॉप और कंप्यूटर तो काम करने के लिए यूज करोगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदर देन लैपटॉप और कंप्यूटर है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अगर एम्प्लॉयर का अपना है तो, लेकिन एम्प्लॉयर का भी रेंटल पे या तो फिर अमाउंट ऑफ रेंट। समझ में आया? एम्प्लॉयर का अपना है तो 10% ऑफ द कॉस्ट, आरएफएम वाले में भी 10% ही था, और अगर एम्प्लॉयर का रेंट पे है तो वो भी आपका रेंट पे ही आपको अमाउंट प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप कोई मूवेबल एसेट को ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, मतलब मतलब एम्प्लॉयर, तुम ये लैपटॉप ले जाओ, तुम ये मोटर गाड़ी ले जाओ या कोई एसेट तुम लेके जाओ, तो हम लोग जो है इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद ही कैलकुलेट करेंगे। डब्ल्यूडीवी का होगा, ठीक है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेके चलेंगे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, मतलब कि लेट अस सपोज कि जो है 3 साल तो 4 महीना हुआ है तो 3 साल का होगा, 3 साल 11 महीना हुआ है 3 साल का ही हम लोग लेके चलेंगे। कंप्यूटर के केस में जल्दी डेप्रिशिएट होता है 50%, और सब के केस में मात्र मोटर कार में 2 चक्का है इसलिए 20%, और सब जगह 10% का रेट है। कंप्यूटर में 50%, मोटर कार में 20%, एनी अदर एसेट 10%। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज डब्ल्यूडीवी, टाइम पीरियड कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कोई अमाउंट रिकवर हो रहा है तो वो हम लोग लेस करके चलेंगे। गिफ्ट क्या होगा? 5,000 से अगर एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आपको मिल रहा है कोई भी टोकन तो वो आप में टैक्सेबल हो जाएगा। दिवाली में कूपन मिल गया 10,000 का तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब आ जाते हैं, इतना बात हम लोगों ने टैक्सेबल के बारे में बात किया, कुछ डिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिलेगा ओल्ड में, न्यू में 75,000। इंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को ही मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही जो है सिर्फ इंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जम्प्ट होता है, उसका यहाँ पे लिमिट है। मैंने ऊपर में आपको पढ़ाया था कि इंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, उसका एग्जम्पशन के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करके चल रहे हैं। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे क्या है लिमिट? 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 और अमाउंट रिसीव, ये तो हर ही जगह रहता है कितना अमाउंट आपको मिला है। 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 रुपीज़, इस तीनों में से जो भी लोअर होगा वो इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको डिडक्शन मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स, अगर अगर प्रोफेशनल टैक्स में 2500 पर एनम का टैक्स होता है, एम्प्लॉई पे कर रहा है, मतलब एम्प्लॉई ही पे कर रहा है तब तो डिडक्शन मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मतलब सीटीसी में प्रोफेशनल टैक्स है, तब पहले तो उसको सैलरी में इंक्लूड करेंगे, अगर एम्प्लॉयर उसको सीटीसी में लेके चल रहा है फिर उसको हम लोग लेस करें। तो हम लोगों ने ऐसा बोला कि भैया 2500 पर एनम का आपको प्रोफेशनल टैक्स के अंदर डिडक्शन मिल सकता है। अगर एम्प्लॉय ही पे कर रहा है तो डिडक्शन मिल जाएगा, अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पहले एक बार ऐड करेंगे फिर लेस करेंगे तो नील इफेक्ट हो जाएगा इसका। ये 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली 2500 का हम लोग डिडक्शन देकर चलते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना प्रोफेशनल टैक्स में कि इसमें न्यू रिजीम में ये नहीं मिलेगा, यह जो है न्यू रिजीम में यह नहीं मिल के चलता है। ये मैं आपको नोट्स में अपडेट कर दूंगा कि ये न्यू रिजीम में नहीं मिल के चलेगा, ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलो अब आ जाओ 89 का रिलीफ।
89 का रिलीफ क्या बोलता है? 89 का रिलीफ ये बोलता है कि कोई सैलरी है जो ड्यू पहले ही हो गया था लेकिन मिला मुझे अब। कैसे होता है? अर्लियर सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ? जो रेट्रोस्पेक्टिव जो भी इंक्रीमेंट होता है कि पिछले सालों का इंक्रीमेंट इस साल हम लोग को मिला। ऐसा होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव ईयर्स का हम लोग को पैसा अभी मिलता है जब भी कोई सैलरी स्ट्रक्चर में रिवीजन होता है। तो इसका कैलकुलेशन एकदम लॉजिकल है, कोई फॉर्मेट नहीं है, एकदम मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। एक बार यहाँ पे देखो, फॉर टेक एन एग्जाम्पल, ये पहले जो है रेड वाला है जो हम लोग पहले रेट से अब हम लोग समझते हैं। फॉर टेक एन एग्जाम्पल, हम लोग का पहले था सैलरी, लेट अस सपोज 10 लाख रुपीज, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्योंकि हम लोग का रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ तो हम लोग का सैलरी अब इंक्रीमेंट होके हो गया 11 लाख, राइट। पहले 10 लाख पे सैलरी हम लोग पे किए थे, लेट अस सपोज 1 लाख, और हम लोग 11 लाख पे टैक्स पे किए। अगर हम लोग करते तो वो होता 1.1 लाख रुपीज, ओके। अब क्या हुआ, क्योंकि अब हम लोग इस साल में खड़े हैं, अब हम लोग यहाँ पे हैं, इस साल मेरा सैलरी इंक्रीज हो हो गया 20 लाख, ठीक है। 20 लाख मेरा जो यहाँ पे सैलरी हो गया जिसपे मैं टैक्स पे करके चल रहा हूँ, लेट अस सपोज 2.5 लाख का, ठीक है। अब क्योंकि ये सैलरी मुझे इस साल मिला है जो एक्स्ट्रा 1 लाख है, तो 21 तो 21 लाख पे, तो 21 लाख पे मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेट अस सपोज मैं पे करके चल रहा हूँ 2.8 लाख, ओके। 2.8 लाख का जो है मैं टैक्स पे करके चल रहा हूँ। अब देखो, ये जो 1 लाख मुझे एक्स्ट्रा मिला, इस एक्स्ट्रा 1 लाख से मेरा एक्स्ट्रा टैक्स कितना बन गया वो हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग का जो एक्स्ट्रा 1 लाख से हम लोग का एक्स्ट्रा टैक्स कितना बन रहा है। 0.3 लाख रुपीज, ओनली 0.3 लाख रुपीज इज द एक्स्ट्रा टैक्स विच आई एम पेइंग राइट नाउ फॉर दिस 1 लाख रुपीज, क्योंकि मुझे ये इस साल मिला। अगर मुझे ये उसी साल मिल गया होता जिस पिछले साल ही मुझे मिल गया होता, तो इस एक्स्ट्रा 1 लाख पे, इस एक्स्ट्रा 1 लाख पे मैं कितना टैक्स पे किया होता? मात्र 0.1 लाख रुपीज, ठीक है, मात्र 0.1 लाख रुपीज। समझ में आया? इस साल मेरा सैलरी है 20 लाख, इस पे मैं टैक्स पे कर रहा हूँ 2.5 लाख का, क्योंकि मुझे अर्लियर सैलरी इस साल मिला तो रिसिप्ट बेसिस पे इस साल मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 21 लाख मेरा इनकम हो गया जिस पे टैक्स बना 2.8 लाख, तो एक्स्ट्रा 1 लाख पे मेरा इनकम हो, मेरा टैक्स बन रहा है 0.3 लाख का। लेकिन यही अगर 1 लाख मुझे उसी साल मिल गया होता तो मुझे एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होता ओनली ओनली 0.1 लाख का। तो गवर्नमेंट यह बोल के चलती है आपको 0.3 लाख पे करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप उस साल पे करते तो कितना पे करते एक्स्ट्रा? 0.1। तो इस दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इज ओनली 0.2 लाख रुपीज, द डिफरेंस इज ओनली 0.2 लाख रुपीज। इसका डायरेक्शन आपको मिलके चलेगा, इतना का हम लोग रिलीफ आपको दे देंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। वही बात जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग अर्लियर सैलरी, अर्लियर सैलरी को ऐड कर दो। नाउ हम लोग का आ जाएगा टोटल इनकम इंक्लूडिंग अर्लियर सैलरी, तो उस पर टैक्स अमाउंट भी आ जाएगा और जो है टैक्स ऑन द ओरिजिनल सैलरी, फिर दोनों का डिफरेंस जो है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया हम लोग का टैक्स ऑन द अर्लियर सैलरी। सेम चीज़ जो है हम लोग जो है सेम चीज़ हम लोग इस साल वाले इनकम में भी कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही आ जाएगा रिलीफ। यहाँ पे एक फॉर्मेट दे दिया गया है, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया, आप सोचोगे तो आपको भी यही समझ में आएगा हाँ कि 10 लाख था उस समय, अगर उस साल मिल गया होता तो कितना होता है 11 लाख। 1 लाख पे एक्स्ट्रा टैक्स में कितना पे कर रहा हूँ 0.1। इस साल मुझे सैलरी मिल रहा है 20 लाख, लेकिन इंक्रीमेंट, लेकिन वो एक्स्ट्रा सैलरी मिलने से मेरा सैलरी कितना हो गया 21 लाख का, तो मैं उस पर कितना पे कर रहा हूँ एक्स्ट्रा 0.3 लाख, तो 0.3 माइनस 0.1 0.2 लाख। समझ में आ गया बात आपको? चलो, अब ये सैलरी चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। कुछ बातें हैं जो मैंने बोला था मैं लास्ट में मैं बताऊंगा, वो मैं बता देता हूँ कि न्यू रिजीम में क्या क्या नहीं मिलने वाला है। हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, लिव ट्रेवल अलाउंस जो फ्री का परक्विजिट था ना, फ्री लिव ट्रेवल कंसेशन जो फ्री का था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इन लोगों ने जो हम लोग खाने पीने को भी नहीं छोड़ा, जो 50 रुपये तक का मिल जो हम लोग बहुत कॉमन सेंस था वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो जो फ्री का जो परक्विजिट था वो यहाँ पे टैक्सेबल हो गया। पहले क्या था कि 50 रुपये तक का जो भी था वो एग्जम्प्ट था, लेकिन 50 रुपये के ऊपर वाला यहाँ पे टैक्सेबल हो गया है। अब आ जाते हैं हम लोग का सैलरी का डेफिनेशन है। एचआरए हो, ग्रेच्युटी हो, नो पोगा वाला हो, लीव
सैलरी वाला हो, प्रोविडेंट फंड वाला हो, वीआरएस वाला हो, सैलरी का डेफिनेशन सब जगह सेम है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म प्लस कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर परसेंटेज। आरएफए का मैंने पहले ही बोला, क्या बोला, कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स को नहीं ध्यान में रखना है, कोई भी प्रक्रिया को ध्यान में नहीं रखना है, कोई पीएफ को ध्यान में नहीं रखना है। बेसिक प्लस अलाउंसेस प्लस डीए इन टर्म्स प्लस बोनस प्लस कमीशन, वो जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। अगर ग्रेच्युटी और पोगा को हम लोग देख के चलेंगे तो उसमें बेसिक प्लस डी है, ओनली बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंसेस को ही हम लोग कंसिडर करेंगे, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस को ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। तो ग्रेच्युटी पोगा वाला को ज़्यादा ध्यान में रख के चलना है। ये तो एकदम नॉर्मल केस है, मैंने पहले ही बोल दिया था, और आरएफए का अलग से है तो ये भी याद रहेगा, बट ये वाला याद सबसे डेंजर जोन है। अब आ जाते हैं एकदम लास्ट में, जब भी आपको मालूम होगा कि कंपनी ESOP के अकॉर्डिंग आपको शेयर्स देती है, मार्केट में प्राइस चल रहा है 200 रुपया, आपको देके कितना में चलेगी, 140 रुपीज़ में देके चलेगी, तो बैलेंस अमाउंट कितना बच गया, 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ आपके हाथ में परक्यूजिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यह दो अमाउंट हमको चाहिए। 140 तो कंपनी आपको फिक्स करके देती है, ये 200 फिक्स होता नहीं है। 200 के लिए हम लोग को यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर निकालना पड़ेगा। अगर लिस्टेड शेयर्स है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का लेके चलेंगे जिसका हाईएस्ट वॉल्यूम है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो कंपनी जैसे जोमेटो का शेयर्स है जो अभी इटर्नल बनने जा रहा है, उसमें जो है उसका एनएससी में ज़्यादा है वॉल्यूम, तो एनएससी का प्राइस लेंगे, बीएससी में वॉल्यूम ज़्यादा है तो बीएससी का लेंगे। जिस दिन मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेटर सपोज 26 जनवरी 2025 था, जिस दिन संडे हो गया, और उस दिन का अगर हमको ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम लोग 25 जनवरी का लेंगे, लेकिन 25 जनवरी भी तो सैटरडे था तो हो गया ऑफ, तो 24 जनवरी का डेट हम लोग लेकर चलेंगे। बात आ गई समझ में कि कौन सा दिन का हम लोग लेके चलेंगे अगर ट्रेडिंग नहीं होता है तो। अगर अनलिस्टेड शेयर्स है, अगर शेयर्स अनलिस्टेड है, मार्केट में नहीं है, तो हम लोग मर्चेंट बैंकर से उसका एफएमबी करवा लेके चलेंगे। एफएमबी कहने का क्या मतलब है, फेयर मार्केट वैल्यू कब करवाएंगे, जिस दिन एक्सरसाइज कर रहे उस दिन का, नहीं तो उससे 160 180 डेज मतलब कि लगभग 6 महीना पहले का भी चलेगा तो चलेगा। ऐसा क्यों? देखो, लिस्टेड शेयर्स का डेटा इजीली अवेलेबल होता है तो आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा, बट अनलिस्टेड शेयर्स के केस में बार बार मर्चेंट बैंक का फीस होता है उसको वैल्यूएशन करवाने में, इस कारण से यहाँ पे 180 डेज का प्रोविजन देके चला है। और अगर कोई अमाउंट रिकवर हो रहा है तो वो लेस कर लेंगे। फॉर टेक एग्जाम्पल, हम लोग ने प्राइस कैलकुलेट किया 260 हो गया, 140 हम लोग जो है पे कर रहे हैं, तो 80 रुपीज़ आपके हाथ में परक्यूट हो जाएगा। इस पे टैक्स कब पे करके चलोगे, नॉर्मल कंपनी तो जिस साल ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो उस साल। अगर स्टार्टअप में क्या होता है, ऐसा स्टेक दिया जाता है सो दैट एम्प्लॉय लोग जो है यहाँ पे रहे, रिटेन रहे। उस केस में क्या होगा, अगर आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ रहे हो, आप जा रहे हो, बाय बाय, आपने नोटिस दे दिया उस दिन, या आप शेयर सेल कर रहे हो उस दिन, या जिस साल एक्सरसाइज की हो, तो फिर उस असेसमेंट ईयर के एंड से लेके 48 मंथ्स, तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। नॉर्मल कंपनी में जिस साल एक्सरसाइज कर रहे हो उस साल, स्टार्टअप कंपनी में 48 मंथ्स का एक्सपायरी फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अगर सेल कर रहे हो तो पे कर दो, जॉब छोड़ रहे हो तो पे कर दो, विच एवर इज अर्लियर। हो गया आपको टॉपिक कंप्लीट। मेरे ख्याल से मैंने सैलरी को बहुत ही प्यार से मैंने समझाया है। अलाउंसेस को तो मैंने याद करवाया ही है, पेंशन भी मैंने याद करवाया, मैंने ग्रेच्युटी में भी मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाल के आपको बताया था। लीव इनकैशमेंट एंड वीआरएस थोड़ा आपको याद करना पड़ जाएगा, और प्रोविडेंट फंड तो मैंने इतना लॉजिकल से मैंने अलग से यहाँ पे एक टेबल बना के मैंने आपको यहाँ पे समराइज करवाया, और ये अमेंडमेंट वाला पार्ट है, इसको अच्छा से कर लेना बिकॉज इंटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनपीएस अग्निवीर स्कीम याद ही रहेगा, और मैंने आपको यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस से मैंने आपको एलटीए, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, लंच, रिक्रिएशनल, ट्रेनिंग, वो सब याद करवाया। उसके बाद रेंट फ्री एकोमोडेशन याद हो जाएगा, बट मोटर व्हीकल को आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई और उपाय नहीं है। उसके बाद दीज आर वेरी वेरी इजी टॉपिक, बहुत लाइट टॉपिक से आराम से हो जाएगा। ट्रांसफर और मूवेबल एसेट मैंने क्या बोला, कंप्लीटेड ईयर लेंगे, डब्ल्यूडीबी कंप्यूटर लैपटॉप में 50%, अदर एसेट में 10%, मोटर कार
दो पहिया है तो 20% लेकर चलेंगे। प्रोफेशनल टैक्स 89 का रिलीफ कैसे होता है वो समझा दिया। 115 बीएसई में क्या कवर नहीं होगा वो भी समझा दिया। उसके बाद जो है हम लोग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे आपको समझा दिए। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये पूरा नोट्स, ये पूरा 9 पेज में मैंने कवर किया है। बहुत ही मैंने स्पेशियस नोट्स बनाया है और फॉन्ट साइज को भी अच्छा रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और वीडियो बनाऊं, और जिस तरह से आपने पिछले चैप्टर्स में भी प्यार दिखाया वो प्यार बरकरार रखिएगा। चलता हूं अभी के लिए, आएंगे हम लोग कभी और नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए। बस ये इंटर के लिए पहले लेके आऊँगा, फिर ये फाइनल भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।